कंडक्टिंग लूप में करंट तब फ्लो करता है जब उसके इंड्स के एक्रॉस जब हम कोई वोल्टेज का सोर्स लगा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगा देते हैं। यदि हमने कोई लूप लिया और एक इंड के एक्रॉस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और एक इंड के एक्रॉस नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, तो उस लूप के एक्रॉस करंट का फ्लो हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से यदि आपने कंडक्टिंग लूप लिया और आपने एक स्विच का एक टर्मिनल इधर से कनेक्ट कर दिया, दूसरा टर्मिनल इधर से स्विच ऑन कर दिया, तो भी करंट हमने सोर्स लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगाएंगे, वोल्टेज का सोर्स लगाते हैं लूप के इंड के एक्रॉस, तो ही करंट फ्लो करता है। तो ही इसका साबित हो गया कि वोल्टेज डिफरेंस की वजह से, वोल्टेज की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट की बात की जा सकती है। अब पॉइंट आया कि हमने कोई भी कंडक्टिंग लूप लिया, लेकिन हमने यहां पे कोई वोल्टेज का सोर्स लगाया ही नहीं। हमने तो गैल्वेनोमीटर लगा दिया, कोई वोल्टेज का सोर्स नहीं लगाया। और मैं बिना वोल्टेज के सोर्स को लगाए बिना, और मैं चाहता हूं कि इस कंडक्टिंग लूप में करंट का फ्लो हो जाए। अब ये चेक कैसे होगा? किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और हम देखें दूर से भैया करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो दूर से तो दिखाई नहीं देगा, जिसके लिए तो इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता है। तो करंट को मेजर करने के दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक है एमीटर और एक होता है बेटा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि छोटा सा मिली एम्पियर का भी यदि करंट किसी भी माध्यम से आ गया, फ्लो कर गया उसमें, तो वो डिफ्लेक्शन दे देता है, तुरंत पता चल जाता है, निडल उसकी घूम जाती है। लेकिन एमीटर क्या होता है, उसमें ज्यादा करंट आ जाए तभी वो डिफ्लेक्शन देगा, हल्का फुल्का करंट आए पर डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा और हमें पता ही नहीं चलेगा उसमें करंट आया कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात एक रामबाण बात है, किसी भी लूप के एक्रॉस करंट तभी फ्लो करेगा जब उस लूप के एंड के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा का सोर्स लगाओ, वोल्टेज का सोर्स लगाओ, तभी करंट फ्लो करेगा। और दूसरी बात है कि यदि हम बिना किसी सोर्स के करंट लाना चाहते लूप में, और यदि करंट आ गया किसी तरीके से, तो हमें देखने से तो पता चलेगा नहीं कि भैया हम देख रहे हैं करंट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, वो तो इमेजिनरी फील्ड है, दिखाई देगा नहीं, करंट आपको दिखाई गए नहीं। तो हमने क्या किया कि हमने बिना किसी सोर्स में, ऐसा हम कोई इनोवेटिव कार्य कर रहे हैं कि हम बिना किसी सोर्स के इस लूप में करंट आ जाए और इसका पता चलाने के लिए उसके एक्रॉस, इंड के एक्रॉस हमने क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। क्योंकि करंट को मेजर कौन करता है? गैल्वेनोमीटर या एमीटर करता है। गैल्वेनोमीटर एमीटर में डिफरेंस क्या है कि गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है और एमीटर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। तो स्मॉल अमाउंट का मतलब है मिली एम्पियर में करंट को मेजर कर लेता है। मिली एम्पियर में करंट यदि आपका एमीटर के थ्रू फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्शन नहीं देगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बिकॉज हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है, हम बिना किसी सोर्स के यदि हम करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो हमने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया गैल्वेनोमीटर, से हल्का सा भी करंट आ गया तो हमारा काम, यानी आया तो कम से कम इनिशियल तो हो गया, गैल्वेनोमीटर से पता चल जाएगा। अब हमने क्या किया, ये हमने कंडक्टिंग लूप लिया। अब कंडक्टिंग लूप के ये है उसका सेंटर, और सेंटर की एक्सियल पोजीशन के अलोंग हमने बेटा एक बार मैग्नेट को रख दिया। किसको रख दिया? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट है जिसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है।
जो एंड से हल्का सा अंदर होता है, एंड पर ही नहीं होता है। मैग्नेट के एंड पर नहीं होता, एंड के हल्का सा अंदर होता है। अब आपने क्या किया, जब बार मैग्नेट रेस्ट पर थी तो फैराडे जी ने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, मतलब करंट नहीं आया, मतलब इसके एंड के एक्रॉस, क्योंकि करंट को फ्लो कराने वाला क्या चीज है, कौन मीडियम है, कौन है जो इसको करंट को फ्लो करा, वो वोल्टेज है। इसका मतलब यहां पे वोल्टेज किसी भी तरीके से यहां पर आया ही नहीं है, आया ही नहीं है, इसलिए तो करंट फ्लो नहीं हुआ, इसलिए तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। बढ़िया बात है। लेकिन 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 अब आपने क्या किया, आपने इसी कंडक्टर, ये केस फर्स्ट है, अब केस सेकेंड हमने क्या किया, इसी गैल्वेनोमीटर के एक्रॉस अब हमने बार मैग्नेट जो रेस्ट पे रखा था वो लूप की तरफ हम ले गए, और जब लूप की तरफ इसका मोशन करने लगे हम, तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्ट होने लगी, यानी इसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगा। इससे साबित हो गया कि इस कंडक्टिंग लूप में करंट आ गया, और इससे साबित हो गया कि इसके एंड के एक्रॉस वोल्टेज आ गया, लेकिन हमने सोर्स नहीं लगाया। वोल्टेज आया तभी करंट आया है, तभी इसमें डिफ्लेक्शन आया है, उस वोल्टेज का सोर्स हमने अप्लाई यहां पर एंड के एक्रॉस से लगाया ही नहीं। ये कहानी किससे हुई, इसके मूवमेंट से हुई ऐसी कहानी। चलिए भाई, दूसरा मूवमेंट भी तो हो सकता है, उसको भी देख लेते हैं। जब हमने ऐसा मूवमेंट बेटा किया तो इसमें फिर डिफ्लेक्शन आ गया बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यार। लेकिन हमने अभी बार मैग्नेट को इधर मोशन कराने लगे, अवे फ्रॉम द लूप एक्सियली, और यहां पे एक्सियली अलोंग द लूप हम मोशन कराने लगे, डिफ्लेक्शन आ गया। लेकिन जब रेस्ट पे थी तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। साबित हो गया करंट आ गया, बल्ले बल्ले हो गई। साबित हो गया कि करंट आ गया, बल्ले बल्ले हो गई। जो टारगेट था, एक इनोवेटिव वर्क, एक इनोवेटिव आइडिया आया कि हम बिना किसी सोर्स के वोल्टेज बना दें जिससे उस लूप में करंट चल जाए, क्योंकि करंट के लिए वोल्टेज चाहिए और सोर्स हम नहीं लगा रहे हैं। हमने देखा इसमें कोई कहानी नहीं बनी। लेकिन यह प्रयास करने पर, जब हम सही दिशा में प्रयास करते हैं तो सफलता 100% मिलती है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। आज नहीं तो कल परिणाम उसका मिलेगा, क्योंकि यदि हमारे से 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा टारगेट रखा है, हम दिशा में सही चल रहे हैं और हम पहुंचे 900 मीटर पे, तो हमें टारगेट नहीं मिलेगा। हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो ज्यादातर लोग प्रयास सही दिशा में नहीं करते हैं। 95% लोग जो है वो प्रयास सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर ऑफ प्रेशर मिल रहा है। जो 5% लोग हैं वो सही दिशा में काम करते हैं, लेकिन वो बीच में ही विड्रॉ हो जाते हैं, क्योंकि उनको लालच होता है जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, और जल्दीबाजी से वो रास्ता ही छोड़ देते, थक जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। उस 5% में जो 1% है वो लगे रहते हैं, वो सफलता को उस श्रेणी में पाते हैं, और उनके अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास आता है और उनको कोई हिला नहीं सकता है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आपके भारत देश के प्रधानमंत्री। दूसरे एग्जाम्पल है राहुल गांधी जी।
इन्होंने इतना हर को साम्राज्य होने के बाद, लेकिन स्ट्रगल इनको ग्राउंड लेवल पे करना पड़ रहा है, उसके माध्यम से वो सीखना पड़ रहा है, तभी वो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के लिए ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, और उससे आपको सीखना होगा, और सीख के जो आप विश्वास आएगा उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। और नो सॉल्यूशन, कोई शॉर्टकट सॉल्यूशन होता ही नहीं है। जो शॉर्टकट अपनाता है वो जिंदगी में कभी भी एक्सीलेंट आउटपुट नहीं ला पाता। आप देखिए यहाँ पे करंट आ गया भाई, करंट आ गया, जबरदस्त करंट आ गया भाई। करंट में हुआ क्या, आ गया भाई करंट, तो वोल्टेज आ गया। आप क्या कर रहे हो, मेरे सामने पढ़ रहे हैं, तो हम क्या यार ये तुम्हारे दिमाग में इंजेक्शन लगा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का? नहीं, हमने क्या इलेक्ट्रोप्लस का इंजेक्शन लगाया? नहीं। अरे भाई खोपड़ी में सब कुछ है, मेरे सामने आपने फेसिंग की तो इंडक्शन लग गया, और फेसिंग के माध्यम से जो कंसेप्ट आपके दिमाग में पहले से था, भरा हुआ था, उसको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से आपको समझ में आ गया। ऑलरेडी है, भगवान ने आपको हर चीज व्यवस्था करके भेजी है। आपको कोई बाहर नहीं मिल रहा है, सबके आपके अंदर है, हर चीज आपके अंदर मिल रहा है। लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, ये सबसे गलत काम कर रहे हैं लोग, जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर और प्रेशर की मुफ्त में मिल रहा है, और इसी वजह सुसाइड के केस सबसे ज्यादा पूरे भारत देश में या पूरे विश्व में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बाहर ढूंढ रहे हैं, और बाहर है ही नहीं भैया। हमने ये कंसेप्ट पढ़ाया, ये पहले से आपके पास था, मैंने फेसिंग की, वो इंडक्शन लग गया, और आपका वो कंसेप्ट क्लियर पहले से था, लेकिन अब लगने लगा कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इंडक्शन लग गया कि नहीं, बताइए आयुष, लग रहा है कि नहीं इंडक्शन? जब ये मैग्नेट फेसिंग कर रही है, तो फेसिंग करने का मतलब क्या है, क्या है बताइए? फेसिंग का मतलब क्या होता है? फेसिंग से कभी जब भी कोई चीज आ जाए तो इसका मतलब क्या है? इंडक्शन है। क्या है? इंडक्शन। हमने आपको बताया था, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। रगड़ के चार्ज लाते फ्रिक्शन, टच करके लाते कंडक्शन, और फेसिंग से आता है तो इंडक्शन। बोले आयुष, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो। हाँ जी सर। आ रहा है ना? आप फेसिंग में हो ना? हाँ। तो फेसिंग में कोई चीज आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। तो यहां पर वोल्टेज का सोर्स लगाया, बताओ। अरे भैया इसमें तो करंट आने लगा, तो क्या वोल्टेज का सोर्स लगाया? नहीं लगाया, लेकिन तब भी वोल्टेज आ गया। ऐसे वोल्टेज को क्या बोलेंगे? फेसिंग के माध्यम से। इसकी फेसिंग हुई ना, तो फेसिंग के माध्यम से बिना वोल्टेज का सोर्स लगाए वोल्टेज आ जाना, ऐसे वोल्टेज को क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड वोल्टेज। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड वोल्टेज। और इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से, इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से, यहां देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से करंट आया है, इंड्यूस्ड करंट। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई हमने यहां पे वो थोड़ी लगा दी बैटरी, कोई हमने आपका ये प्लग थोड़ी लगाया, करंट आ गया। भैया मामला सेटिंग हमारा हो गया, जो टारगेट था, इनोवेटिव आइडिया था, वो पूरा हो गया। लेकिन ये फेसिंग हुआ है मैग्नेट का, इसके साथ तब ऐसी घटना घटित हुई है, और फेसिंग के माध्यम से जो चीज आ जाए उसे बोलते हैं इंडक्शन। और ये करंट बिना वोल्टेज के आ नहीं सकता, इसका मतलब इंड्यूस्ड वोल्टेज जिसे बोलेंगे, और ऐसे करंट को हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। लेकिन ये घटना इंड्यूस्ड वोल्टेज की आई कैसे? ऐसा क्या हुआ इसमें? तो आप देखिए, जब मैग्नेट कर क्या रही है, मैग्नेट अपने चारों ओर एक ही काम करती है, और मैग्नेट फील्ड को स्प्रेड आउट करती है। इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड आउट करता है, और मास अपने चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड को स्प्रेड आउट करता है। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है, और बाहर N टू S।
मैग्नेट के अंदर याद रखना लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैग्नेट के अंदर S to M की तरफ होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, जबकि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है, इसका क्लोड लूप में होती है। याद रखना कि नॉर्थ से किसी भी एंगल पे निकल सकती है, जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज में लाइंस ऑफ फोर्स जो डाइवर्ज आउट होती है वो चार्ज के सरफेस के नॉर्मली डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज आउट होती है और नॉर्मली ही कॉन्वर्ज होती है। लेकिन यहां पे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी, साउथ पे कॉन्वर्ज करेंगी, किसी भी एंगल पे कर सकती है, और ये क्लोड लूप बन गया है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसी तरीके से अब आपने देखा कि ये लाइंस क्रॉस कर रही है यार, तो लाइंस का क्रॉस करना मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रेस्ट पर है, इसका मतलब इस लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, दूसरी लाइंस क्रॉस कर रही है वो फ्लक्स है, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि रेस्ट पे है। इसका मतलब इन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में भाई। इस वजह से ना तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा, ना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा, ना ही करंट इंड्यूस हो रहा है, ना ही डिफ्लेक्शन दे रहा। लेकिन जब इसको मूवमेंट करा रहे हैं, ध्यान देना, जब हम इसका मूवमेंट करा रहे हैं तो लाइंस ऑफ फोर्स की जो संख्या है, नंबर है, सोच के बताओ कि बढ़ेगा लूप से कि घटेगा। ऐसे जब मैग्नेट आएगी तो इस लूप से संख्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बढ़ती चली जाएगी कि वही रहेगी? सोच के बताइए जल्दी से। बढ़ती जाएगी। बढ़ेगी, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी। आप बताइए बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। और जब ऐसे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो नंबर घटेगा कि बढ़ेगा बताइए? दूर जाने पे बोलिए, दूर जा रहा है ना मैग्नेट अब यहाँ पे, तो नंबर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगी। नंबर घटेगा। किसका नंबर घटेगा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा कि बढ़ेगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ इंक्रीज करेगा थ्रू द लूप। इस लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर घट रहा है, यानी कि इन दोनों में यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स is increasing through the loop with respect to time। और यहां पर क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स is decreasing the loop with respect to time, यानी कि इन दोनों केस में मैग्नेटिक फ्लक्स इस वाले में बढ़ रहा है टाइम के साथ, और यहां पर घट रहा है टाइम के साथ। कुल मिला के इनका कॉमन सेंटेंस बनेगा, इन दोनों की वजह से ही ऐसी घटना घटित हो रही जो हमारा टारगेट था। इन दोनों की वजह से ही हमारा टारगेट पूरा हुआ। इन दोनों की वजह से ही रिफ्लेक्शन आया गैल्वेनोमीटर में। इसका मतलब है करंट आया है। करंट मेरा सोर्स क्या है, इसलिए यहाँ पे इंड्यूस करंट नाम दे दिया। इसका मतलब है इसके इंड के अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज आया बिना किसी सोर्स से, इसका नाम हमने दे दिया इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ या वोल्टेज एक ही मतलब है। इससे साबित हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर मैंने दोनों में कॉमन नाम लिख दूं तो यहाँ पे इसका हम कॉमन नेम क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स is changing with respect to time through the loop। बिजली का उत्पादन हो गया है भाई, देख रहे हो आप? बिजली का उत्पादन हो गया।
यानी कुल मिला के ये जो है इसकी वजह से, क्योंकि करंट डायरेक्ट आता ही नहीं है किसी लूप में, करंट के लिए तो भैया वोल्टेज चाहिए। इसका मतलब वोल्टेज जो इंड्यूस वोल्टेज है उसके पीछे कारण एक ही है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप with respect to time। अब आया कि करंट कितना आया वोल्टेज कितना आया। अरे भैया इसके लिए तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना कंपलसरी है। और मैग्नेटिक फ्लक्स तभी हम निकाल पाएंगे जब फील्ड यूनिफॉर्म होगा। क्यों यूनिफॉर्म? क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड जब होता है तो हर यूनिट एरिया से बराबर लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करती है, और उस सिचुएशन में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को हम निकाल पाते हैं। इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं एक्चुअली हम बार मैग्नेट का मोशन करा रहे हैं। यदि आपने एक्चुअली मोशन नहीं कराया तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो आएगा, करंट आएगा, लेकिन अब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि देयर इज कंपल्सरी टू द मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट एक्चुअली फॉर द सॉल्विंग ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज, there is basic requirement to define a magnetic flux through the loop, or for this there is basic requirement of uniform magnetic field which is passing through the loop। इसलिए हमें एक्चुअली करना पड़ेगा। यदि हमें न्यूमेरिकली कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो यदि हम यानी कि यूनिफॉर्म यानी एक्चुअली ना करके नॉन एक्चुअली भी करेंगे तो भी वोल्टेज इंड्यूस होगा, तो भी करंट इंड्यूस होगा, लेकिन उस केस में उस करंट की वैल्यू को हम नहीं निकाल पाएंगे। ये एकमात्र अंतर हो सकता है बस, और कोई बड़ा अंतर नहीं हो सकता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो पेपर देना पड़ेगा, पेपर देना है तो नंबर लाना है, इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। इसलिए यूनिफॉर्म होना कंपलसरी है। इसलिए बार मैग्नेट का मोशन हम एक्चुअली मूवमेंट कराना पड़ेगा आइदर टुवर्ड्स द लूप और अवे फ्रॉम द लूप। जिससे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, तभी वोल्टेज इंड्यूस होगा, तभी करंट इंड्यूस होगा। इसलिए ये बात आपको समझनी जरूरी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या, अभी हमने बताया बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के यहाँ पे डीएस वेक्टर बोल दिया, और इसकी वजह से आ रहा है। और हमेशा आप देखो नेता बनता है जनता की वजह से, और जो जिसकी वजह से बनता है वो उसको अपोज करता है। ध्यान देना, जो जिसकी वजह से बनता है वो उसी को अपोज करता है। ये नेचर का लॉ है, इसमें कोई बुराई बांधने वाली बात नहीं है। एक पिताजी अपने बच्चे को पढ़ाता है और लड़का अपने पिताजी को ही अपोज करता है, नेचर का लॉ है। कहते अपनी वजह से बने हैं, अपनी वजह से बने हैं, हम मेहनत नहीं करते तो ये हो पाता नहीं। पिताजी का बहुत बड़ा रोल है, माताजी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन लोग मानते ही नहीं यार, क्योंकि जो जिसकी वजह से बना है उसी को ही क्या करेगा, अपोज करेगा यार। जनता की वजह से नेता बना है, जनता की वजह। अब जनता जा रही है राजघाट पे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन दिल्ली की पुलिस रोक देती है क्योंकि अपोजिशन है, क्योंकि बना उसी की वजह से और उसी को अपोज करेगा। ये कोई गलत कारण नहीं है, ये लॉ है, ये नेचर का फिनोमेना ही है। तो ये जो आया है वो इसकी वजह से आया है, तो इसमें चेंज होने की वजह से आया है। तो इसमें चेंज कैसे हुआ, कैसे हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट पे। तो फाई में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट पे, इसकी वजह से आया। लेकिन ये आया तो इसकी वजह से, लेकिन ये इसी को ही क्या करेगा,
अपोज करेगा, इसलिए माइनस साइन लग जाएगा, अपोज कर रहा है भैया। ये नेचर का लॉ है, इसमें बुराई मानने वाली बात ही नहीं है। आप पिताजी को अपोज कर रहे हो, बाद में आपके लड़के आपको अपोज करेंगे, फिर उसके बाद में अगली जनरेशन में आएगी, ऐसे ऐसे चलता रहेगा यार, प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हमें अपोज और सपोर्ट में ध्यान नहीं देना है, हमें तो ये देना है कि हम जो कार्य करें वो अपने पूर्ण प्रयत्न के साथ एक्सीलेंट वे में करें, जिससे इससे सभी को फायदा हो, सभी लोग कल्याणकारी हो। ये सोच के साथ जब हम करते हैं तो स्ट्रेस नहीं मिलता, क्योंकि आशा जहां करोगे वहां मिलेगी रस। तो आप अपने जगह यहाँ माइनस साइन लगा दिया भाई, कोई गलत बात तो नहीं किया, माइनस साइन लगा दिया। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इसके चेंज होने से ये तो आ रहा है, लेकिन ये इसी को ही तो अपोज करेगा। इसी को बोलते हैं लेंज लॉ, इसी को बोलते हैं लेंज लॉ। यानी कि हमेशा साइंटिस्ट ने जो बात ढूंढी है ना, उन्होंने क्रिएट कुछ नहीं किया, ढूंढा है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था, उस पर नाम अपना ठप्पा लगा दिया लेंज लॉ। इन्होंने ये किया, पहले से था ये, इन्होंने ये चीजें उठाई, अरेंज किया, ये दिखाई दिए, इन्होंने अपना नाम रख दिया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने तुम क्रिएट किया, लेकिन मैंने अपना नाम लगा दिया आशीष कुमार पोरवाल। अरे भैया ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है, सब ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ हो रहा है। हम उसके विषय में थोड़ा सा ऊपर वाले के माध्यम से कनेक्ट हो गए और काम हो गया, और नाम हमने अपना लगा दिया। तो ये आप देखिएगा, आई बराबर क्या होता है, बी बराबर आई आर, तो ई बराबर आई बराबर ई वाई आर, एंड बिकॉज इसका कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होगा, और इसका रेजिस्टेंस यदि आर है तो इसमें करंट क्या हो जाएगा बेटा, ई आई इक्वल टू ई वाई आर। तो इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू माइनस 1 बाई आर डी फाई वाई डी टी। अब पॉइंट आया कि हमने करंट का बना दिया, करंट आ गया। अब इस करंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, डीसी एंड एसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। अब हम डायरेक्ट करंट कैसे बनाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट कैसे बनाएंगे, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमारे अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स है ये, और कुछ डिवाइस को अल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स के अलावा हमें डायरेक्ट सोर्स चाहिए, डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स चाहिए, इसलिए हमें डायरेक्ट डीसी की बात करनी पड़ेगी और एसी की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम